तो आज मैं जो आपके सामने कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ये मेरे मायके की है। जब मैं अपनी बहन की सगाई में अपने मायके गई थी, तो ये बात उस टाइम की है जब मेरी बहन की सगाई थी और मैं अपने मायके गई थी। उस दिन मेरे मायके में छोटी बहन की सगाई थी। मैं बड़ी खुशी खुशी अपने पति के साथ उसकी सगाई अटेंड करने गई थी। थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए वहाँ पहुँचने की भी जल्दी थी। आखिर बड़ी बहन को तो समय पर पहुँचना ही चाहिए था, पर तब भी मन बहुत खुश था। आखिर छोटी बहन की सगाई थी, वो भी जान पहचान के लड़के के साथ। उसके होने वाली सास मेरी मम्मी की बहुत अच्छी सहेली थी। ऐसी सहेली जिससे मम्मी अपने दिल की बात तक शेयर कर लेती थी। शादी के बाद जब मैं मायके रुकने जाती थी तो उनके घर जाकर ज़रूर आती थी, या फिर वो मुझसे मिलने ज़रूर आ जाती थी। मैं जब वहाँ पहुँची तब सभी रिश्तेदार आ चुके थे। यहाँ तक कि बहन के होने वाले ससुराल वाले भी आ गए थे। मैं सबसे अच्छे से मिली थी, बड़ों को प्रणाम किया और छोटों से उनके हाल चाल पूछे। पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब लग रहा था। सब लोग मुझे बड़ी बेचारी के साथ देख रहे थे। मुझे लगा शायद ये मेरी गलत फहमी है। मतलब मुझे लगा ये मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग मुझे ऐसा देख रहे हैं जैसे मैं बहुत बेचारी हूँ। मगर जब पति को वहीं बाहर दूसरे रिश्तेदारों के सामने छोड़कर मैं अंदर कमरे में गई, तो भाभी और मम्मी के साथ बैठी औरतें मेरे ही बारे में बात कर रहे थे और मेरे पति और ससुराल वालों की बुराई कर रहे थे। ये सब सुनकर तो मैं दंग रह गई और वहीं दरवाजे पर खड़ी रह गई। मेरी ताई जी औरतों से कह रही थी, हाय राम, हमारी बड़ी बिटिया को तो देखो, अपनी ससुराल में बहुत ज़्यादा दुखी है। ससुराल वाले उसे बहुत परेशान करते हैं, सारा काम उससे अकेली से करवाते हैं। उसके पति ही उसका पति ही अगर ढंग से कमाता तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मोहताज तो नहीं होना पड़ता। तब मम्मी ने जवाब दिया, जी जी, हमने तो अच्छा सोचकर ही शादी की थी, हमें क्या पता था कि उसकी किस्मत में इतने दुख लिखे हैं। अब छोड़िए ना मम्मी जी, आज के दिन भी आप क्या लेकर बैठ गई हो। आज आपकी छोटी बेटी की सगाई है, फिलहाल तो उस तरफ ध्यान दो। भाभी ने मम्मी को समझाया कि आप क्यों बड़ी दीदी की बातें कर रही हैं। अब जो छोटी नंद की शादी है छोटी बहन की, आप उस पर ध्यान दो। तभी भाभी की नज़र मुझ पर पड़ी और मुझे देखते ही वह बोली, अरे दीदी, आप आ गई। वहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। आज तो वाकई बहुत लेट कर दिया आपने आने में। सगाई का प्रोग्राम शुरू होने ही वाला था, सब आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। इससे पहले कि मैं कुछ जवाब देती, ताई जी बोली, अरे इसकी किस्मत तुम लोगों की तरह कहाँ। इसे घर का सारा काम अकेले करके आना पड़ता है, ऊपर से अपने ससुराल वालों के लिए रोटियां और सेक कर आई होगी। अजीब लोग हैं ससुराल वाले, जब इसे भेजेंगे तभी तो यहाँ आएगी। चलो चलो उठो, आप सब लोग प्रोग्राम शुरू करो, मुहूर्त निकला जा रहा है भाई, पापा ने अंदर आते हुए कहा। तो सब उनकी बात सुनकर सब लोग बाहर आ गए और प्रोग्राम शुरू हो गया। लेकिन लोग मुझे अभी भी बेचारगी की नज़रों से देख रहे थे और आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। खैर, थोड़ी देर में सगाई का प्रोग्राम हो गया और होने वाले नव दंपति ने सबके पैर छूना शुरू किया। सब उन लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे। मेरे पास भी दोनों आए और मेरे पैर छुए, तो मैंने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। तब छोटी बहन की होने वाली सास मेरे पीछे ही बैठी हुई थी। उन्होंने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखकर हमदर्दी जताते हुए देखा देखा देख हमदर्दी जताते हुए कहा, देख मीरा, मेरी होने वाली बहू को अपनी जैसी किस्मत का आशीर्वाद मत देना। इसकी किस्मत तो बहुत बुलंदियों पर है। मेरा बेटा भी बहुत अच्छा कमाता है। भगवान की कृपा से हमारे घर में तो बहू को बेटी की तरह रखा जाता है। मैंने उनकी तरफ हैरानी से देखा तो उन्होंने कहा, बुरा मत मानना, अब जिसकी किस्मत में जैसा होता है उसे वैसा ही मिलता है। अब जो हो गया सो हो गया, उसे तो पलट नहीं सकते हैं। लेकिन अब तुम भी थोड़ी हिम्मत करो
और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ ताकि बार बार पति के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आखिर तुम्हारा बेटा भी अब इतना बड़ा हो गया है कि स्कूल जाने लग गया है। अब तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर ही सकती हो। सुनकर वाकई बहुत बुरा लगा। ये क्या कर दिया मैंने। मैंने अपने पति की तरफ देखा तो वो बिल्कुल भावहीन बैठे हुए थे। मुझे पता था कि ये सब बातें मेरे पति के कानों में भी पहुंच रही थी, पर उनकी भल मनसाहत थी कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये सब सुनकर भी वो सुन्न बैठे रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। आखिर वो अच्छे से जानते थे कि ये सब मेरे बड़बोलेपन के कारण हो रहा है, मेरी छोटी छोटी बातों को तिल का ताड़ बना देने की आदत के कारण हो रहा है। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या क्या बोलती हूँ, मुझे खुद भी इसका पता नहीं होता। मैं शादी से पहले ही काफ़ी गुस्सैल स्वभाव की थी। गुस्से में क्या बोल जाती थी इसका मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं होता था। इसलिए मम्मी पापा हमेशा परेशान रहते थे, पता नहीं कैसे ससुराल में निभाएगी। और किस्मत से ससुराल मुझे अच्छा मिला। ससुर जी थे नहीं, लेकिन सास बहुत समझदार थी। पति निमेश भी बहुत अच्छे थे। ननद दिव्या भी हर समय भाभी भाभी कहकर मेरे पीछे लगी रहती थी। सब लोग मिलजुल कर काम करते थे। पति की अपनी खुद के कपड़ों की दुकान थी जो ठीक ठाक चल जाती थी। मतलब ये कह सकते हैं कि खर्चों के बाद थोड़ी बहुत सेविंग हो जाती थी। थोड़ी बहुत सेविंग भी हो जाती थी। सब कुछ अच्छा था, पर मेरे स्वभाव में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया था। एक दिन मुझे मायके आना था। मैं यहाँ आने के लिए काफ़ी उत्साहित थी। उस दिन दिव्या घर में नहीं थी और मम्मी जी की तबीयत ज़्यादा खराब थी, इसलिए मम्मी जी ने मुझे आने से पहले खाना बनाकर आने के लिए कहा था। बस मैंने इसी बात का बतंगड़ बना दिया। उनके सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ मायके में आकर खूब हंगामा किया। कहा, शादी कर दी मेरी आप लोगों ने, उन लोगों को काम के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। घर का भी काम करो, ऊपर से आने से पहले उनकी रोटियां तक सेक कर आओ। पता नहीं क्या क्या समझ रखा है बहू को उन्होंने। और मम्मी पापा ने मुझे ही चुप कराया। मेरे ससुराल में उन्होंने कोई बात नहीं की। जानते थे बहू मैं ही हूँ, काम तो मुझे ही करना है, और आखिर सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। ये तो मैं गुस्से में बकबक कर रही हूँ। सही बात है, वैसे ये तो गुस्से में बोली थी वो। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे बाहर की चाट पकोड़े खाने की बड़ी इच्छा होती थी। एक और डॉक्टर ने मुझे ये सब खाने के लिए मना किया था। जब कभी निमेश के साथ बाहर जाना होता तो उससे ये सब खिलाने के लिए विनती करती, पर निमेश मुझे ये सब चीज़ दिलाता ही नहीं था। सख्त होकर कहता था कि घर का ही खाना खाओ, कि घर का ही खाना खाओ। बस इस पर भी मैंने अपने मायके में उसके बारे में पता नहीं क्या क्या कह दिया। जो मेरी पहले से आदत थी, तिल का ताड़ बना देने की आदत थी। कैसा पति है मेरा, मैं मायके में ऐसे कहती थी कि कैसा पति है मेरा, उसके पास मेरे ऊपर खर्च करने के लिए पैसे तक नहीं हैं। क्या पता कमाता भी है या नहीं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे मोहताज कर रखा है। अब आप बार बार एक ही चीज़ को बोलते रहो तो घर वालों, अब मैं अगर बार बार जाकर मायके वालों को, कोई भी अगर बार बार एक ही चीज़ बोलेगा तो उनको तो यही यकीन होने लगता है ना कि हमारी लड़की बहुत दुखी है। बस यही कारण था कि मेरे पापा तो मुझ पर विश्वास नहीं करते थे, पर मेरी मम्मी अब धीरे धीरे मेरी बातों में आने लगी थी। अब मम्मी को भी लगने लगा था कि वाकई उनकी बेटी बहुत दुखी है। अब धीरे धीरे मेरे मायके में मैं बेचारी और मेरे ससुराल वाले अत्याचारी साबित हो चुके थे। अब वो मेरे सामने कुछ कहते भी थे तो मैं बेचारी बनी ही बैठी रहती थी। पता नहीं क्यों मुझे लोगों की हमदर्दी बड़ी अच्छी लगती थी, पर आज पहली बार मुझे ये समझ में आया कि मेरे ससुराल की मान मर्यादा तो मेरे हाथ में थी, और मैं ही उसे हर जगह उछालती फिर रही थी। लोगों की मुझसे कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि मैं सबके सामने बेचारी बनकर अपने ही परिवार की जगहसाई कर रही थी। वो दिन था और आज का दिन है। जो जैसा है मैं उसमें ही खुश हूँ। मैंने अपने पति से इसके लिए माफ़ी तक मांग ली
और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया। अब ज़रा ज़रा सी बात को आकर अपने मायके में किसी के सामने नहीं बोलती थी। अब मुझे खुश देखकर मेरे मम्मी पापा भी खुश हैं। लोग अभी भी कुरेदने की कोशिश करते हैं और मेरा जवाब एक ही होता है, मेरा ससुराल है और मैं उनके साथ खुश हूँ। अब किसी को मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरी चिंता करने के लिए मेरे पति हैं। सही बात है। कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम अपने मायके में अपने ससुराल वालों की ज़रा ज़रा सी बातें कि यार सास ने मुझे ऐसा कह दिया, पति ने मुझे ऐसा कह दिया, फ़ोन लेकर बोलते हैं और अपनी इंसल्ट हम खुद ही करवाते हैं। और उसके बाद जब वहीं जाकर हमें सुनाया जाता है तो कहीं ना कहीं हमें बुरा लगता है। तो इसके ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं, जो ज़रा ज़रा सी बातें जाकर अपने मायके में बोलना। तो आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं फिर कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, प्रणाम। हाँ, और एक बात लास्ट में कि अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके जी, कल मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, प्रणाम।